हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुब्रेन। मैं हूं प्रकाश और हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बोर्ड एग्जाम अब नज़दीक आने वाले हैं। क्लास 12th के बच्चों के लिए हम लोग एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो ला रहे हैं। इसमें हर क्लास का हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आएगा आपका। हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का ये चैप्टर 1 है। क्लास 12th में अगर हम बात करें तो उसमें दो आपका पार्ट है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो जो इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट है उसका ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस हालात में था, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थिति क्या था, हम लोग इस वीडियो में पूरे अच्छे तरह से समझेंगे। और ये वीडियो मतलब बोर्ड एग्जाम के अलावा भी और अदर एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग। टू बिकम फैमिलियर विथ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1947, द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोग कब आज़ाद हुए हैं? तो 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। तो उस समय जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके स्थिति के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। ईव मतलब क्या होता है? ईव एक वर्ड आएगा। ईव का मतलब होता है इवनिंग, पूर्व संध्या। तो मतलब आज़ादी, जो इंडिपेंडेंस के पूर्व संध्या पर, मतलब कहने का मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति था। चैप्टर 2 में हम लोग 1950 से 1990 तक कवर करेंगे कि उस समय 40 साल में 1950 से 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा था। और इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था कितना डेवलप्ड था, किस तरह से अंग्रेजों ने जब हमारे देश को रूल किया तो उन्होंने कैसे हमारे अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। ये सब सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी रोचक चैप्टर है और जो स्टूडेंट्स नहीं है, जो आम लोग भी हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम लोग सुनते थे कि भारत बहुत ही एक सुपर पावर कंट्री था, भारत से व्यापार होता था दूसरे कंट्री में, यहाँ के सामान का डिमांड था यूरोपियन कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कैसे हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्री था उसको बर्बाद किया गया, चौपट कर दिया गया एक तरह से। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। Understand the factors that led to underdevelopment and stagnation of the Indian economy। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो उसका अंडर डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। और स्टैग्नेशन एक वर्ड है यहाँ पे, स्टैग्नेशन मतलब जो हम लोग पूरे विश्व को बहुत सारे सामान हम लोग बनाकर व्यापार करते थे, हम लोग एक एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री थे, ठीक है। और किस तरह से हमारा जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हुआ, उसमें स्टैग्नेशन कैसे आया, ये सब सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को इसमें कवर किया जाएगा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग लगभग 190 ईयर्स हम लोग ब्रिटिश रूल इंडिया में रहा है, और भी बहुत सारा देश जो कॉलोनी के रूप में था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था। तो उस समय में हमारे यहाँ ये जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक जो विकास है, इसका स्थिति जो लेवल है काफ़ी लो लेवल रहा है। किसके समय में? अंडर द कॉलोनियल रूल। तो इस चैप्टर में कवर करेंगे। दूसरा चैप्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का स्थिति क्या रहा, कितना बढ़िया हम लोग खेती करते थे, हमारे किसान सुखी संपन्न थे, और किस तरह से उनका स्थिति खराब हुआ, किस तरह से उनका जो जीवन बेहतर चल रहा था लेकिन अंग्रेजों ने किस तरह से उनके जीवन को बर्बाद किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखेंगे कि जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो कैसे बर्बाद हुआ। जो फॉरेन ट्रेड हमारा होता था, जो विदेश व्यापार, हमारे यहाँ से सामान बनाकर और पूरे विश्व में बेचा जाता था, और यूरोपियन कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क जो खास करके थे, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। जो कॉटन, जो सिल्क, ये सब का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। किस तरह से ये सब बर्बाद हुआ। डेमोग्राफिक कंडीशन को देखेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह से जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था हमारा, किस तरह के लोग यहाँ पे ऑक्यूपेशन करते थे, कैसे वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है। ये सब सारा चीज़ देखेंगे। फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे आपका बर्बाद हुआ, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो ये सब सारा चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब कि जो ब्रिटिश रूल का जो एक पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है, अगर हम बात करें 1757 से लेकर 1947 तक, जो बैटल ऑफ पलासी जो हुआ, और वहां से लेकर 1947 तक हमारा किस तरह का पहले इकोनॉमी था और ब्रिटिश रूल के दौरान किस तरह से इकोनॉमी को प्रभावित किया गया, एग्रीकल्चरल सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को और ट्रेड को। ये सब सारा चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे आपका, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है आपका, इंट्रोडक्शन देखिए, जैसा कि आप इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके इस चैप्टर के बारे में आपको एक परिचय दिया गया है कि इंट्रोडक्शन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू टर्न इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देखिए इसका मतलब हम लोग समझते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जहाज वगैरह है समुद्र में। देखिए जब अगर शुरू से हम लोग देखें, यूरोपियन कंट्री क्या था कि यूरोपियन कंट्री पहले मतलब सीमित था। भारत से ऐसा नहीं है कि सामान वहां पे नहीं जाता था, भारत से पहले भी सामान जाता था, लेकिन जब उन्होंने शिप वगैरह का खोज किया, समुद्री रास्ता का खोज किया, तो यूरोप से जब आपने देखा होगा कि समुद्री मार्ग का खोज किया गया था, सी रूट्स का डिस्कवर्ड किया था, एक जो पुर्तगाल के थे, एक अमेरिका का उन्होंने खोज किया और एक इंडिया, जो वास्को डिगामा थे 1498 में इंडिया पहुंचे, तो समुद्री मार्ग का उन्होंने खोज किया। समुद्री मार्ग का जब खोज किया उसके बाद से यहाँ पे देखा कि बहुत सारा यहाँ पे सामान है, वो यहाँ से अपने देश में ले जाना उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं। तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर कॉलोनियल रूल क्या होता है, व्हाट इज कॉलोनियल रूल। देखिए कॉलोनियल रूल बेसिकली क्या होता है कि जब एक बहुत बड़े कंट्री के द्वारा, एक पावरफुल कंट्री के द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री को मतलब दूसरे कंट्री पर रूल किया जाता है, वहां के रिसोर्सेज का वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसे कॉलोनियल रूल कहते हैं। जैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजर थे और इंडिया एक कॉलोनी था, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो मतलब कॉलोनी का मतलब आप समझ गए कि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पे कब्जा करता है, कंट्रोल करता है और उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है अपने डेवलपमेंट के लिए, तो कॉलोनियल रूल था। तो ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था वो उसका जो मेन दो ऑब्जेक्टिव था, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंडिया है उसको क्या टर्न करना है कि इंडिया को सप्लायर बनाना है। किसका सप्लायर बनाना है? रॉ मटेरियल का। पहले हम लोग सप्लायर किसका थे? फिनिश्ड गुड्स का। हम लोग हैंडीक्राफ्ट वर्क्स बनाते थे, बहुत सारा कपड़ा, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ था, हाथ से जो कपड़ा बनाया जाता था, उसका डिमांड था यूरोपियन कंट्री में, ठीक है। अब अंग्रेज लोग क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पे 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ। अब इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ तो सब देखिए, अब इंडस्ट्री लगना जब शुरू हुआ तो उनका दो डिमांड होगा, किसी भी इंडस्ट्री का दो डिमांड था। पहला उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। क्या चाहिए था? पहला उनको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए था। आई होप आपको समझ रहे होंगे। पहला, जब इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब दौर था, जब इंडस्ट्री लग रहे थे, तो उनको सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। और रॉ मटेरियल जब वो लोग सामान बनाएंगे तो क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। अब इसी के लिए भारत को उन्होंने कब्जा किया, भारत पर रूल किया। भारत से उनको रॉ मटेरियल भी मिल रहा था और क्या मिल रहा था? मार्केट भी मिल रहा था। तो रॉ मटेरियल और मार्केट। तो पहले इंडिया क्या था? एक्सपोर्ट करता था, लेकिन वही पहले इंडिया फिनिश्ड गुड्स का सप्लायर था, लेकिन ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल है वो इंडिया को क्या बदलना चाहता था? एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और एज अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और कंज्यूमर किसका बनाना चाहता था? फिनिश्ड गुड्स का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे किस तरह से उन्होंने समुद्री मार्ग का खोज किया था, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो उन्होंने पूरे विश्व को अपना कॉलोनी बनाया था, लगभग कंट्री को उन्होंने कॉलोनी बनाया था, और एक तरह से उनके इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल का सप्लाई हो रहा था। जैसा कि देखिए यहाँ पे कॉलोनियलिज्म किसे कहते हैं?
देखिए यहाँ पे सिंपल कॉलोनियलिज्म क्या होता है। कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। कैसा रिलेशन बता रहा है? पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। refers to a system of political and social relation between two countries of which one is the ruler and the other is the colony। जैसा कि हमने अभी बताया कि इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। मतलब ये दो देशों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जो एक कैसा रिलेशन है, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से रिश्ता है, जिसमें दो कंट्री होता है और एक क्या होता है, एक रूलर होता है और एक क्या होता है, कॉलोनी होता है। ठीक है, आगे देखिए, द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी। रूलिंग कंट्री जो होता है उसका पॉलिटिकल कंट्रोल होता है उस देश के ऊपर, दूसरे देश के ऊपर। जो रूलर होता है तो उसका कॉलोनी के ऊपर क्या होता है, पॉलिटिकल कंट्रोल होता है। और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी वही डिटरमाइन करता है। मतलब उस देश का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, किस तरह से वहाँ के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ये सारा निर्धारित कौन करेगा, जो रूलर होगा। मतलब रिसोर्स कॉलोनी का होगा और उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये डिसाइड कौन करेगा, रूलर कंट्री। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी दैट इज इंडिया एंड द रूलिंग कंट्री दैट इज ब्रिटेन रिजल्टेड इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और यही जो रिलेशन था पॉलिटिकल और सोशल, जिसमें ब्रिटेन जो था वो रूलर था और इंडिया क्या था, कॉलोनी था। और भारत में जो अंडर डेवलपमेंट का जो सिचुएशन आया, जो हमारा इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, ये किसके कारण, ब्रिटेन के कारण। ठीक है, तो वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग इमेज देख रहे होंगे कि किस तरह से अंग्रेज लोग भारतीयों लोगों का क्या करते थे, राजा के साथ मिलके यहाँ के किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो भारत में किस तरह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसका क्या था, लेवल, लो लेवल था। तो जैसा कि हमने देखा कि अंग्रेजों का मोटिव ही था कि किसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जाए। अब देखिए लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी लो लेवल का था। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले सिनेरियो हम लोग देखेंगे बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के पहले हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, हम लोग का इकोनॉमी कैसा था, जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह का था। इंडिया वॉज अ वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जैसा कि हमने अभी बताया कि इंडिया किसके लिए जाना जाता था पूरे विश्व में, इट्स हैंडीक्राफ्ट वर्क। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल का मतलब जो वस्त्र उद्योग है, जो सूती कपड़ा का, सिल्क का जो कपड़ा का, हमारे यहाँ हाथों से उसको सिला जाता था, हाथों से उस पर डिजाइनिंग किया जाता था। और उसका डिमांड यूरोपियन कंट्री में जो अमीर अमीर लोग थे, जो राजा महाराजा थे, वो लोग डिमांड करते थे। तो इंडिया किसके लिए जाना जाता था, इंडिया वॉज अ वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क। फिर और किस में जाना जाता था, मेटल वर्क में। मेटल का भी हमारे यहाँ काम होता था, आयरन वर्क काफी ज्यादा अच्छा होता था, बेहतरीन क्वालिटी का मेटल से सामान बनाया जाता था। एंड प्रीसियस स्टोन वर्क सिटीज। और प्रीसियस स्टोन्स कहने का मतलब कि जो बहुमूल्य जो रत्न होते हैं, स्टोन्स, पत्थर वगैरह, जैसे आप अंगुली वगैरह में देखते होंगे एकदम महंगा महंगा लोग पत्थर पहने हुए रहता है, पोखराज, ये सब, तो उस सब का डिमांड सब भारत में होता था और भारत से सप्लाई होता था बाहर के देशों में। दीज प्रोडक्ट्स इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स का जो डिमांड था, ये वर्ल्ड वाइड मार्केट में डिमांड था। ठीक है, बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। और कैसा मटेरियल यूज किया जाता था, काफी फाइन क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता था। एंड द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप सीन इन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। और इंडिया से जितने भी इंपोर्ट जो होते थे प्रोडक्ट का, उसका काफी बेहतरीन क्वालिटी का होता था, उसमें जो कारीगरी जो किया रहता था वो काफी बेहतरीन स्तर का होता था। तो आप ये टॉपिक समझ गए हो कि बिफोर ब्रिटिश रूल हम लोग किसके लिए जाने जाते थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए, टेक्सटाइल में, फिर मेटल, प्रीसियस स्टोन, ये सब, और जो हमारा रेपुटेशन काफी बेहतर था। फिर देखेंगे अब ये जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब हम लोग किसके दौरान पढ़ेंगे, ये बिफोर ब्रिटिश रूल था। अब ये जो टॉपिक है क्या है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ, क्या चेंजेज आया। तो हमने अभी बताया कि ब्रिटिश रूल के दौरान क्या होगा,
बेहतर होगा या बर्बाद होगा? बर्बाद ही होगा, क्वालिटी लो होगा। अब यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या होता है? द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वेयर कंसर्न्ड मोर विथ द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। मतलब इसका क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो रूल था, वो हमारे यहाँ जो भी उसका इकोनॉमिक पॉलिसी था, वो किसके मद्देनजर, किसको ध्यान में रखकर सारा पॉलिसी बनाया जाता था? तो लोग अपने कंट्री को देखकर बनाते थे। मतलब इंडिया में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या ना हो, उसका क्या प्रभाव यहाँ के किसानों के ऊपर पड़ेगा, क्या प्रभाव यहाँ के जो व्यापारी थे उनके ऊपर पड़ेगा, उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो लोग ध्यान में बस एक ही चीज रखते थे कि उनका जो अपना जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट कैसे हो। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो परस्यू किया जाता था, दे आर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विथ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से उनको कोई लेना देना नहीं था। उनका जो भी इंटरेस्ट था, वो जो अपना प्रोटेक्शन प्रमोशन जो करते थे, वो सब अपने कंट्री को ध्यान में रखकर करते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है। सच पॉलिसीज ब्राउट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और ये जो पॉलिसी अपनाया गया उसके कारण जो हमारा जो बेस जो था, इंडस्ट्रियल जो बेस भारत का, ठीक है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसमें एक आपको एक फंडामेंटल चेंज देखने को मिलता है इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। फिर आगे देखिए क्या बता रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। और इसका सबसे जो स्ट्रक्चरल जो चेंज देखने को मिला इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, वो क्या हुआ कि भारत जो सप्लायर था किसका? फिनिश्ड गुड्स का, फाइन गुड्स यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता था, बाहर में मार्केट में डिमांड था, उसको सेल किया जाता था। लेकिन अब भारत क्या बन गया? एक ऐसा कंट्री जो नेट सप्लायर था रॉ मटेरियल का। मतलब पहले कपड़ा बनाकर बेचता था, बेहतरीन क्वालिटी का कॉटन का, सिल्क का कपड़ा बनाकर, जिसका डिमांड था मार्केट में। अब रॉ मटेरियल बेच रहा है। और कंज्यूमर किसका बन गया? तो फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री खुला था, जो वहां पे जो फिनिश्ड गुड्स का मार्केट इंडिया बन गया। ठीक है, तो यही दो पर्पस था मेनली ब्रिटेन का। फिर आगे देखिए क्या बता रहा है। द कंट्रीज ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2% and growth rate of per capita output was only 0.5%। अभी आप डाटा को देख सकते हैं कि हमारे देश का स्थिति कितना खराब हो चुका था। मतलब जो कंट्री का जो ग्रोथ रेट है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, ये 2% से भी कम था। समझ में आ रहा है? तो किस तरह से बिफोर ब्रिटिश रूल और आफ्टर ब्रिटिश रूल किस तरह का हमारा इकोनॉमिक कंडीशन था, उसको हमने देखा। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल और इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे सीजी बता रहा है आपका। अब देखिए इसके बारे में क्या बता रहा है। द सीजी नेवर मेड सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम। अब देखिए यहाँ पे मेन है कि मकसद ही अंग्रेजों का क्या था? भारत को लूटना, यहाँ के रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना, एक्सप्लॉयटेशन करना, यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद करना, इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज करना, ताकि उनके यहाँ का इंडस्ट्री डेवलप हो। उन्होंने कभी नहीं, द सीजी नेवर मेड सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम। उन्होंने भारत के नेशनल इनकम को कभी भी सिंसियरली मतलब उसको काउंट करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, कोई एंड पर कैपिटा इनकम। देयर वेयर सम इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स व्हिच वेर मेड टू मेजर द, दे वेयर एज फॉलोज। अब कुछ लोग थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को जानने का कोशिश किया, मतलब लोगों को बताया कि हमारा नेशनल इनकम क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, उसको कैलकुलेट करने का प्रयास किया ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। किस तरह से बिफोर ब्रिटिश रूल क्या कंडीशन था और आफ्टर ब्रिटिश रूल क्या कंडीशन था। जिसमें कुछ लोग थे जिन्होंने प्रयास किया, जैसे सबसे पहले जो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन जो एक बुक भी लिखा था जिन्होंने। विलियम दिग्बई हो गए, पिंडले रियस, फिर वी के आर वी राव और आर सी देसाई। ये लोग कुछ लोग थे जिन्होंने
कुछ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास किया कि भाई पहले कंडीशन कैसा था, अब नेशनल इनकम क्या है, कितना ग्रोथ हो रहा है, ये सब को उन्होंने एक आकलन करने का प्रयास किया था। अंग्रेजों को खैर इससे कोई मतलब था नहीं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे मेनली जो है आपका 3 ही सेक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रेड। और ये तीनों का कंडीशन क्या था, क्या ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान उनका पॉलिसी क्या था, उस पॉलिसी के कारण क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे यहाँ, ठीक है, किस तरह से इकोनॉमी हमारा जो एग्रीकल्चर बर्बाद हुआ। तो 3 टॉपिक देखेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए बेसिकली 3 ही सेक्टर होता है, हम लोग ये 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो उसी तरह से प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर में देखेंगे, क्योंकि देखिए आज़ादी के टाइम देखिए या उसके पहले भी बहुत सारे लोगों का जो जीवन यापन था वो कृषि पे डिपेंडेंट था, निर्भर था। अब देखिए इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन। क्या बता रहे कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था इसके समय में जो इंडिया का इकोनॉमी था वो बेसिकली क्या रहा, एग्रेरियन रहा, मतलब खेती पे ही डिपेंडेंट था। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेज, लगभग 85%, 85% जो लोग थे पॉपुलेशन का 85% वो अभी भी कहाँ रहते थे, गांव में। एंड लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर, और उनका जीवन यापन एग्रीकल्चर से चलता था। हाउएवर एग्रीकल्चरल सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन, लेकिन इसके बावजूद भी जो भारतीय जो कृषि व्यवस्था था, एग्रीकल्चर सिस्टम था, उसमें क्या देखने को मिला, एक स्टैग्नेशन देखने को मिला, स्थिरता देखने को मिला, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जबकि 85% लोग क्या कर रहे हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं, उनका जीवन यापन कृषि पे आपका डिपेंडेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें ब्रिटिश रूल के दौरान क्या देखने को मिला, स्टैग्नेशन देखने को मिला एंड डेटेरियोरेशन। और एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टैग्नेशन मतलब स्थिरता और डेटेरियोरेशन मतलब बर्बाद होना, ये देखने को मिला है, ठीक है। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिला। अब आगे जैसे देखिए, अब एग्रीकल्चर सेक्टर जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे, किस तरह का एग्रीकल्चर सेक्टर का आपका ये इमेज है, जिसमें देख रहे हैं आप किस तरह से किसान लोग हैं जिनके शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, किस तरह से कुदाल से जो बंजर जमीन है उसको भी वो लोग उपजाऊ बना रहे हैं। लेकिन जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महालवारी, जो टैक्स वसूलने का जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था अंग्रेजों ने रेवेन्यू कलेक्ट करने का, उससे किस तरह से यहाँ के किसानों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, शोषण किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के अभी भी किसान जो है किस तरह से उनका लिविंग कंडीशन है। और देखिए यहाँ पे लाइन में लोगों को बैठाया गया है, किस तरह से अंग्रेज लोग खुद घोड़ा पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये सब सारा चीज एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान मेहनत कर रहा है, जो दिन रात अपना खून पसीना एक करके प्रोडक्शन कर रहा है, और उनका कंडीशन किस तरह का उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, आप इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कुछ मूवी एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अगर देखते हैं, जैसे देखिए कुछ मूवी का एग्जाम्पल, आपने ये उस मूवी को भी देखा होगा, ये लगान मूवी है। आप याद कीजिए लगान मूवी, जिसमें आमिर खान होता है, वो किस तरह से गांव में अंग्रेजों को, देखिए अंग्रेजों को टैक्स से मतलब होता था, किस तरह से बारिश हो या ना हो, ड्राउट आए, फ्लड आए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। उनको मतलब होता था कि हमको लगान चाहिए, हमको रेवेन्यू चाहिए, टैक्स चाहिए। अब किसान कहाँ से देगा, मान लीजिए जैसे अब बाढ़ आ गया, अब सारा फसल बर्बाद हो गया, लेकिन अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं है, अंग्रेज बोला कि नहीं हमको टैक्स चाहिए तो चाहिए। आप लगान मूवी में देखे होंगे कि लगभग 3 साल से बारिश नहीं हो रहा था, किसानों को पास वहाँ पे खाने के लिए नहीं था, लेकिन अंग्रेज बोला कि हमको टैक्स चाहिए। तो फिर कैसे कैसे वहाँ पे लगान, आमिर खान, एक क्रिकेट मैच होता है जहाँ पे एक टीम बनाया जाता है और उसके बाद क्रिकेट मैच लोग खेलते हैं, तब जाके फिर लगान माफ किया जाता है। लगान मतलब यहाँ पे टैक्स, रेवेन्यू। फिर एक ये मूवी देख रहे हैं मदर इंडिया। मदर इंडिया तो अपने आप में और भी बहुत ही अच्छा मूवी है, इसमें भी वही चीज़ दिखाया है कि किस तरह से यहाँ के किसानों का हालात क्या है, किस तरह से वो लोग कर्ज लेकर खेती करते हैं, और कर्ज के बोझ के तले जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी दबते जाते हैं। मतलब यहाँ पे मदर इंडिया में दिखाया है कि ये जो माता जी हैं, ये
वो कर्ज लेकर घर का कर्ज लेती हैं, लेकिन उनका बेटा फिर चुका नहीं पाता है, किस तरह से ये सब सारा चीज दिखाया गया है। ओवरऑल यही दिखाया गया है कि भारत का जो किसान है, जो दिन रात मेहनत करते थे, दिन रात जो परिश्रम करके जो अनाज उत्पादन करते थे, लेकिन उनको खाने के लिए भी उन्हें नहीं मिलता था, सारा अंग्रेज लोग लेकर चले जाते थे, जमींदार लेकर चले जाते थे। अब यहाँ पे देखिए, अब रीजंस फॉर स्टैग्नेशन, ये जो स्थिरता जो देखने को मिला, ये आखिर स्थिरता क्यों था? जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी क्या हो गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया था, एक स्थिरता देखने को मिला, जबकि 85% लोग उसमें काम कर रहे थे। आखिर ये क्यों ऐसा हुआ? रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्थिरता देखने को मिला, ये क्यों? तो जो सबसे पहला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है, वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसका हम अभी चर्चा कर रहे थे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब कि अंग्रेज लोगों ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया जिससे टैक्स कलेक्ट करे वो लोग, और वो टैक्स जो कलेक्शन का जो सिस्टम था, वो हमारे यहाँ के किसानों को क्या किया, बर्बाद कर दिया। पहला देखिए, लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था? इन द जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम क्या है? देखिए, जमींदारी सिस्टम क्या होता था कि अंग्रेज लोग खुद टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं जाते थे गांव में, वो क्या करते थे कि 10-15 गांव मिलाकर एक व्यक्ति को हेड बना देता था, और उसे जमींदार बोला जाता था, मतलब पूरा जमींदार, जमीन का मालिक होता था। और वो जमींदार क्या करता था, रेंट पे किसानों को जमीन देता था और उनसे टैक्स कलेक्ट करता था, और वो टैक्स को फिर अंग्रेजों को देता था। मतलब जमींदार यहाँ पे एक तरह से इंटरमीडियरीज का काम करते थे, ठीक है। मतलब ये ऊपर में ब्रिटिश हो गया, इनको टैक्स पे करते थे, किससे कलेक्ट करते थे? तो जो पीजेंट्स थे, ठीक है, तो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके जमींदार लोग फिर ब्रिटिश को देते थे। अब यहाँ पे देखिए, इन द जमींदारी सिस्टम क्या था, इसको देखिए। इन द जमींदारी सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। तो प्रॉफिट्स अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स। अब इसमें क्या होता था कि जो प्रॉफिट होता था, मतलब दिन रात मेहनत किसान लोग किया, जो कल्टिवेटर हैं, जो खेत जोतने वाले थे, वो लोग करते थे, लेकिन प्रॉफिट किसके पास जाता था? जमींदार के पास, क्योंकि वो पूरा एक हैवी अमाउंट में टैक्स को कलेक्ट किया जाता था, और वो जमींदार फिर ब्रिटिश को देता था, ऑफिसर्स को, ठीक है। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर। जैसा कि हमने अभी बताया कि उनका मेन इंटरेस्ट जो था, द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज टू ओनली टू कलेक्ट रेंट, केवल रेंट कलेक्ट करना है। उनका किसानों का, कल्टिवेटर्स का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं था। फिर दूसरा क्या हुआ? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन किया गया। कॉमर्शियलाइजेशन मतलब कि कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया गया। जैसे अंग्रेज लोग आए तो टी का कल्टीवेशन स्टार्ट किया, शुगर केन, कॉटन, जूट, इस पे फोकस किया। थर्ड क्या है? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मीन्स एंड इंसेंटिव्स फॉर मॉडर्नाइजेशन। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का कमी था। कोई देखिए, जमींदार को केवल टैक्स से मतलब था, जैसा हमने अभी बताया, उनको कोई मतलब नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे जिससे फील्ड का प्रोडक्टिविटी बढ़े, खेतों का मतलब इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, किसानों का कंडीशन कैसे बेहतर, इससे कोई लेना देना नहीं था। तो कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ, जो कॉन्वेंशनल तरीके से किसान लोग खेती करते आ रहे थे। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, कोई इरिगेशन फैसिलिटी का कमी था। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का कोई यूज नहीं हो रहा था। इन सारे कारणों से आपका एग्रीकल्चर में क्या देखने को मिला? स्टैग्नेशन देखने को मिला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होगा। देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में किस तरह से एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन किया गया। तो देखिए, हमने जैसा कि अभी बताया कि ब्रिटेन में इंडस्ट्री खोल रहा था। अब इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल क्या? तो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ज़्यादा इंडस्ट्री था वहाँ पे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन, जूट, ये सब। तो देखिए यहाँ पे द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वेर ऑलवेज इन द नीड ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हमेशा किसके फिराक में रहते थे? रॉ मटेरियल की तलाश में रहते थे, सच एज कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, इटीसी, टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग। मतलब उनके अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए। अब जैसे चंपारण आंदोलन आप पढ़े थे बिहार में,
जिसमें इंडिगो का, नील का खेती किया जाता था। By offering higher prices, the Indian peasants were attracted to production of commercial crops instead of food crops. तो फूड क्रॉप्स के जगह जो किसान लोग थे वो कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने लगे, क्योंकि उसमें दिखा कि प्रॉफिट ज्यादा है। The extent of the commercial agriculture went so far as to make many peasants purchase their food requirements from shops in town. और यहाँ तक कि हालात ऐसा बन गया कि किसानों के पास फूड क्रॉप्स नहीं था, फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हो गया, उनको परचेज करना पड़ता था शॉप से जाकर। दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स। अब इसके कारण क्या होने लगा कि भारत में फेमाइन्स ये आपका फ्रीक्वेंटली देखा गया, भूखमरी, डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन। अब सोचिए, जहां पे 85% लोग खेती कर रहे हैं, जहां पे एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, और वहां पे क्या आ रहा है, फेमाइन देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इसी को कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोला गया, जहाँ पे फूड क्रॉप्स के बजाय क्या कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। मतलब चावल, गेहूं, बाजरा, इसके जगह पे कॉटन, जूट, इंडिगो, टी का कल्टीवेशन किया जा रहा है। अब कॉटन तो नहीं ना किसान खाएगा, ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से जो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको बर्बाद किया गया। ठीक है, तो यहाँ हमने कारण को भी देखा, ठीक है, और किस तरह से ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा टॉपिक है आपका, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हैंडीक्राफ्ट वर्क्स थे, कैसे हमारे यहाँ के इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया। आखिर देखिए, अब जब तक यहाँ का इंडस्ट्री बर्बाद नहीं होगा तब तक उन लोग को रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, फिर यहाँ पे मार्केट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिफोर ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर कैसा था, अच्छा था, काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता था हमारे यहाँ। और ब्रिटिश रूल जब आया उसके पॉलिसी के कारण स्टैग्नेशन देखने को मिला, उसका कारण भी हमने देखा। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखेंगे, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, डेट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता था, फाइन क्वालिटी का जो सिल्क है, जो कॉटन प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हम लोग बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स, फैब्रिक्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे, और उसका फॉरेन कंट्री में डिमांड था। तो उसको कैसे बर्बाद किया गया, और जो लोग उसमें जुड़े हुए थे उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ, कैसे वो लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, देखिए, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के समय में एक बेहतर जो इंडस्ट्रियल बेस था इंडिया का, नहीं बन पाया। इवन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड। मतलब इंडस्ट्री तो छोड़ ही दीजिए, इंडस्ट्री का बेस तो बना ही नहीं, इसके साथ ही साथ जो पहले से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो भी क्या हुआ, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, वो बर्बाद हो गया। नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। मतलब किसी को प्रमोट ही नहीं किया गया। दिस सेक्टर नीडेड मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। अब इस इंडस्ट्री में देखिए बेसिकली क्या चाहिए था, मॉडर्नाइजेशन जो हुआ नहीं, डाइवर्सिफिकेशन केवल कॉटन टेक्सटाइल में चल रहा था मामला, और इन्वेस्टमेंट का कमी था सबसे मेन, ये सब हुआ नहीं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का हालात था आपका। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ मशीनों का यूज किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल, यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह इमिट हो रहा है, और हमारे यहाँ इंडियन एक दिखा रहा है कि किस तरह से मैनुअली चीज़ों को किया जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, द प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज। अब हमने जैसा कि अभी बताया कि भारत में जो इंडस्ट्री था उसको बर्बाद किया गया, और उस जो बर्बाद करने के लिए उसका एक अलग से नाम दिया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जो इंडस्ट्री है उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, मतलब बर्बाद किया गया। और किस तरह से यूरोप में, खास करके ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण, और हमारे यहाँ औद्योगिक जो उद्योग था उसको भी बंद किया गया। इसका मोटिव क्या था, द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, ठीक है, उसको कैसे बर्बाद किया गया, इसका मोटिव क्या था इसके पीछे।
टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में जो अपकमिंग जो इंडस्ट्रीज था, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज, उसके लिए क्या सप्लाई करना, रॉ मटेरियल देना, ये मेन मोटिव था, समझ गया। और इंडिया को क्या बनाना, एक एक्सपोर्टर बनाना। किसका एक्सपोर्टर? रॉ मटेरियल का। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, हम लोग फिनिश्ड गुड्स, बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा बनाकर हम लोग सप्लाई कर रहे थे, उसे बर्बाद करना ताकि जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री खुल रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल का सप्लाई हो इंडिया से। टू टर्न इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री है उसके लिए अब गुड्स तो प्रोडक्शन होगा, अब कहीं तो मार्केट भी तो चाहिए बेचने के लिए, तो मार्केट कहाँ है, इंडिया ही बनेगा। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज लो एज नो वन हेल्प बीइंग प्रोवाइडेड टू दिस इंडस्ट्रीज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। मतलब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हमारे यहाँ था, जो बुनकर लोग थे, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया ताकि जो हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्री पहले से था उसको बेहतर बनाया जाए। कॉलोनियल गवर्नमेंट एनफोर्स्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ। टैरिफ मतलब क्या होता है, देखिए टैरिफ वर्ड है, टैरिफ का मतलब होता है एक तरह का एक लॉ जो इंपोर्ट पे मतलब लगाना, एक तरह का टैक्स जो इंपोर्ट पे लगाया जाता है, समझ रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ से कहाँ जा रहा था सामान बनकर, यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ पे टैरिफ लगाना ताकि इंपोर्ट को रोका जाए। तो कोई भी कंट्री अगर ज़्यादा इंपोर्ट होता है, बाहर से ज़्यादा सामान आ रहा है, तो उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है ताकि इंपोर्ट को कम किया जाए, ठीक है। विच अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। और बेसिकली वही हुआ, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट का मोटिव ही यही था, जो हम बार बार ये आ रहा है कि रॉ मटेरियल सप्लाई करना, ठीक है, भारत से ले जाना, और फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन में जो बन रहा है वो यहाँ पे सप्लाई करना। द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब बर्बाद हुआ, उसमें लाखों जो बुनकर, जो कपड़ा बुनकर जो थे, बुनने वाले जो कपड़ा बनाते थे, सिलते थे, वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और इसके कारण एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, बेरोजगारी देखने को मिला भारत में। द फॉल इन द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मच टू देयर एडवांटेज। और हमारा जो लोकल जो मेड गुड्स था, जो यहाँ के जो बुनकर जो बना रहे थे, अब उनका काम क्या हो गया, बंद हो गया, वो लोग बेरोजगार हो गए। अब लोगों का जरूरत तो है, अब जरूरत रहेगा तो इंपोर्ट किया जा रहा था, इंपोर्ट बढ़ गया ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये सब प्राइमरी मोटिव था डिइंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है आपका फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड में जैसे देखिए हम लोग अभी ये वन शॉट वीडियो है, काफ़ी इसको हम लोग शॉर्ट में ले चल रहे हैं, फिर से इसको टॉपिक वाइज भी समझाया जाएगा, लेकिन बेसिकली जो है आपका हम लोग इसको काफ़ी शॉर्ट में ले जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, क्विक रिविजन हम लोग कर रहे हैं इसमें। अब देखा जाए यहाँ पे, अब इंडिया, सॉरी इसको देखिए, अब इसमें हम लोग फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए फॉरेन ट्रेड क्या था कि भारत से ट्रेड होता था। अब ट्रेड किस चीज़ का होता था, तो देखिए यहाँ पे इंडिया हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम। क्या बता रहा है कि हम लोग एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन काल से ही हम लोग एक मतलब ट्रेड के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भारत बहुत ही आगे था, ठीक है। अब कैसे आ गया था, बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। समझ में आ रहा है, मतलब इंडिया जो था एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री था एंशियंट टाइम्स से ही। हम लोग अभी बताए जैसे कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट जो वर्क था आपका, प्रीशियस स्टोन हो गया, मेटल वर्क्स हो गया, जेम्स, ये सब स्पाइसेज, ये सब का काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो एंशियंट ट्रेड में हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशन था। लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी जो अपनाया गया, ये पूरी तरह से भारतीय जो फॉरेन ट्रेड था इसको, व्यापार को बर्बाद किया, पूरे तरह से स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जो कॉम्पोजिशन था, जितना वॉल्यूम में जो ट्रेड होता था उसको बर्बाद किया। किस तरह से बर्बाद किया, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप फोटो देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए जैसे कॉटन है आपका, टी हो गया, सिल्क है, ये सब आपका धीरे धीरे ब्रिटिश रूल के दौरान हम लोग कॉटन, टी, सिल्क वगैरह का करने लगे। फिर यहाँ पे देखिए
किस तरह से एंशिएंट टाइम में व्यापार होता था उसके बारे में बता रहा है। ये सब हम लोग अभी देखेंगे इसके बारे में, किस तरह से देखिए जहाज, बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे थे, ठीक है, किस तरह से कैनाल वगैरह बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज लोग भारत को लूट सके, यहाँ से रिसोर्सेज को वो लोग अंग्रेज अपने यहाँ ले जा सके। तो ये सब बहुत सारा आप इमेज देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज ट्रेड, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क। अब देखिए अभी हमने बताया कि इंडिया क्या बन गया, एक महज एक्सपोर्टर बन गया। किसका एक्सपोर्टर बन गया? एक रॉ मटेरियल का। और किसका सप्लाई हो रहा है? एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, इटीसी। एंड इंपोर्टर, और इंपोर्टर किसका बन गया? फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी। देखिए इंडिया जो था एक पहले इंपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स का, अब एक्सपोर्ट करता था, अब इंपोर्टर बन गया। और एक्सपोर्टर किसका रह गया? रॉ मटेरियल का बन के। वॉल्यूम इंडियाज एक्सपोर्ट्स वेयर मोर देन इट्स इंपोर्ट, सो देयर वाज अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, दिस रेफर्स टू द कंट्रीज वी आर ट्रेडिंग विथ ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। देखिए हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ओवरऑल कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश रूल का था। तो ये सब आपका देखने को मिला। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। और फॉरेन कंट्री में भी मतलब जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस पर कंट्रोल किसका था? ब्रिटेन का। एक तरह से मोनोपोली स्थापित कर दिया था। ठीक है, एंड द रेस्ट वाज अलाउड विथ अ फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन, श्रीलंका एंड पर्सिया, ईरान। स्वेज कैनाल वाज ओपनड इन 1869। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है कि स्वेज कैनाल, जैसा कि आप देखिए स्वेज कैनाल के बनने से क्या होता है कि काफी ज्यादा ये जो दूरी है, देखिए यहाँ पे स्वेज कैनाल का ही एक इमेज बनाया गया है। स्वेज कैनाल के बनने से क्या होता है कि काफी ज्यादा अंग्रेज लोग का और जो ट्रेड है काफी ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि आप मैप में देखेंगे स्वेज कैनाल के बनने से लगभग 7000 किलोमीटर का दूरी कम हुआ था। मतलब अंग्रेज लोग उधर से पूरा अफ्रीका, मेडागास्कर होकर आते थे। अब स्वेज कैनाल बनने से 7000 किलोमीटर का दूरी कम हुआ, जिसके कारण ट्रेड का स्पीड और बढ़ गया था। इट रिड्यूस, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि स्वेज कैनाल वाज ओपनड इन 1869। स्वेज कैनाल 1869 में ओपन हुआ। इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर। क्या बचा रहा है? इट रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को कम किया और टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कम किया, जिससे इंडियन मार्केट को और इजिली तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। इन अदर वर्ड्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन मार्केट वाज नाउ इजियर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडियन मार्केट का, और अब क्या हो गया? आसान हो गया। और जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि दादा भाई नौरोजी जो लिखे थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से नाला का चित्र बनाया गया, ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ, जो इंडियन करेंसी था, जो इंडियन रिसोर्सेज एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरह से उसका ड्रेनेज, निकासी, जो भारतीय जो धन था, किस तरह से यहाँ से रिसोर्सेज कहाँ जा रहे थे? ब्रिटेन में जा रहे थे। ठीक है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, बट दिस सरप्लस केम टू अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी एज इट लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया वेल्थ। अब ये फॉरेन ट्रेड तो काफी आपका बढ़ा, ट्रेड और काफी ज्यादा बढ़ा, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये जो चक्कर था वो इसके कारण इंडिया को नुकसान हुआ। और क्यों? क्योंकि हम लोग एक मेयरली एक सप्लायर बन गए थे रॉ मटेरियल का, और फिनिश्ड गुड्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, द एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड फॉर, और एक्सपोर्ट सरप्लस किसके द्वारा किसके लिए यूज किया जाता था? तो मेकिंग पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। और ये जो सरप्लस हो रहा था अंग्रेज लोगों को, ठीक है, जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो एक इस तरह से एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था। अब जो भी मुनाफा जो हो रहा था ये किसके लिए यूज होता था? मेकिंग पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेज, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो भारत में जो ऑफिसर थे, जो ऑफिस जो सेटअप किया गया था, जिनके माध्यम से वो लोग रूल करते थे, उसके खर्च को निकाला जाता था। एक्सपेंसेज ऑन वार फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इस तरह का बहुत सारा जो युद्ध का जो खर्च है, हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो भी युद्ध का खर्च अंग्रेज लोग किसके बदौलत लड़ा? भारत से ही है, जो उनके व्यापार में जो फायदा हो रहा था,
ठीक है। फिर देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल, अगर हम लोग देखते हैं किस तरह से, यहाँ पे देखिए एज, जेंडर, जोग्राफिक्स, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इन सारी चीजों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिला था। देखिए जैसे डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सजेस्टेड ऑल द फीचर्स ऑफ अ बैकवर्ड इकोनॉमी। जैसा कि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक जो कंडीशन है, डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब जो पॉपुलेशन के बारे में, उनका एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, ये सब क्या दिखा रहा है? द डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सजेस्टेड ऑल द फीचर्स ऑफ अ बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब एक पिछड़ा अर्थव्यवस्था का सारा फीचर्स इंडियन इकोनॉमी में है। ठीक है। वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन वाज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। सबसे पहला जो सेंसस किया गया था, कब किया गया था? 1881 में। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 के पहले इंडिया पहला स्टेज में था जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा था, मतलब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, जेंडर आपको डिवीजन देखने को मिल रहा था। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर 1921। हाउएवर neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high। अब जिसके कारण जो टोटल पॉपुलेशन हो या जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो, ये उतना ज्यादा हाई नहीं था। The year 1921 is described as the year of great divide। It because after 1921 population grew continuously and rapidly। कहने का मतलब कि जो पहला सेंसस होता है वो 1881 में होता है, और जो पहला ट्रांजिशन जो होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये भी आफ्टर 1921, और 1921 के बाद ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड है, मतलब उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। द डेमोग्राफिक कंडीशंस वेयर अंडर द ओवरऑल। अब डेमोग्राफिक कंडीशंस को कैसे हम लोग देखते हैं, तो इसमें हमने देखा कि जैसे एज हो गया आपका, जेंडर हो गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखिए द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%। आप सोच सकते हैं कि भारत का जो लिटरेसी रेट है उस समय मात्र कितना था? 16%, मतलब 16% लोग ही एक तरह से साक्षरता दर था, पढ़े लिखे थे। फीमेल लिटरेसी वाज ओनली 7%, फीमेल लिटरेसी और भी कम था। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज हाई, जो मोर्टेलिटी रेट था मतलब डेथ रेट, वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, क्योंकि किसान लोगों का कंडीशन बेकार था, डिजीज वगैरह फ्रिक्वेंटली हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैल रहा था, कंडीशन बहुत ही बेकार था, इकोनॉमिक कंडीशन, इनकम नहीं था। प्रेजेंट रेट वाज 44 डिवाइडेड बाई 1000, और उस समय कितना था? 218 पर 1000। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, मतलब IMR क्या होता है कि एक वर्ष में कितने जो न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं, इन्फेंट जो शिशु होता है, उसका कितना मृत्यु हो रहा है। 1000 में कितना था? मतलब 218 बच्चा बेचारा बिना अपना पहला बर्थडे मनाए हुए मर जाता था, डेथ हो जाता था। अब मात्र कितना है? 44। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ऑल्सो वेरी लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र इंडियन का कितना था? 32 ईयर्स था, मतलब 32 साल, मात्र ओनली 30। प्रेजेंट में कितना है? 68 ईयर्स। ये सब डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का पॉपुलेशन को लेके क्या था, लिटरेसी रेट क्या देख रहे हैं, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में, कहने का मतलब क्या बहुत ही एकदम निम्न स्तर पे थे हम लोग। हेल्थ के क्षेत्र में देखा जाए तो डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम था, ओनली 32 ईयर्स था। एक्सटेंसिव पॉवर्टी वाज प्रेजेंट, काफ़ी ज़्यादा गरीबी था। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वेयर इधर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन और वेयर हाईली इनएडिक्वेट। जो पब्लिक जो हेल्थ था आपका, जो सरकारी जो स्वास्थ्य सेवा था, ये बिल्कुल न के बराबर था। ठीक है। वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेज वेयर रैम्पेंट, और जो वाटर और एयर जो डिजीज था, जैसे उस समय कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया, चेचक, ये सब काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपका गांव में हो जाता था, और रूरल एरियाज में काफ़ी लोग इसमें मारे जाते थे। इस तरह से डेमोग्राफिक कंडीशन था आपका। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और देखिए प्राइमरी कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर हो गया आपका, सेकेंडरी क्या हो गया? ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया आपका,
इंडस्ट्री, और टर्सरी क्या हो गया, ये ट्रेड। इस तरह से तीनों सेक्टर जो है ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। ज्यादातर लोग किसमें लगे हुए थे, 85% वेयर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री में भी कुछ लोग थे, तो कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या हुआ। और ट्रेड, किस तरह से फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन हुआ इंडिया का, ये भी हमने देख लिया। ये आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। देखिए, बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वी मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन। देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या बता रहा है कि वी मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। कि वर्किंग पर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन, की जो पॉपुलेशन है वो कौन कौन सा सेक्टर में काम कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर में कितना लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितना, टर्शियरी में कितना, यही है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शो अ लिटिल साइन ऑफ चेंज। काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला। जैसे देखिए, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स दैट इज 70 to 75% वाज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने थे, अकाउंटेड फॉर 10%, एंड द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर 15 to 20%। जो रीजनल डिस्पैरिटीज जो था, जो क्षेत्रीय अंतर, जो अलग अलग क्षेत्र, कोई ज्यादा डेवलप था, कोई कम डेवलप था, तो रीजनल डिस्पैरिटीज वेर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर। देयर वाज डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इन पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या बता रहे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उसमें डिपेंडेंसी कम देखने को मिला है। जो प्रेजेंट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सब। देयर वाज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन द स्टेट एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब कि जो बिल्डिंग्स, रोड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, देखो किसी भी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो रोड्स कैसा है, बिल्डिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सब देखिए, जो इंडस्ट्रीज जो हो गया है ना, सी पोर्ट वगैरह, ये सब बिल्डिंग्स वगैरह दिखा रहा है यहाँ पे। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, अंडर द कॉलोनियल रूल, देखिए हम लोग इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें आपका अंडर द कॉलोनियल रूल बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन वो सारे डेवलपमेंट जो थे इंडियंस के लिए नहीं किया गया था। वो सारा डेवलपमेंट जो था ब्रिटिशर्स अपने लिए किए थे, खुद के लिए किए थे। तो इस स्लाइड में हम लोग यही देखेंगे। जैसा कि देखिए, अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ पीटीसी वेयर डेवलप्ड। जैसा कि हमने अभी बताया कि कॉलोनियल रूल के दौरान बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया था। जैसे रोड बनाया गया था, आपका रेलवे लाइन बिछाया गया था, रेलवे चलाया गया था, टेलीग्राफ स्टार्ट करवाया गया था, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट को सही किया गया था। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट, बट दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल ऑफ द कंट्री बट टू सबसर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट। लेकिन ये सारा जो डेवलपमेंट था भारत के लोगों के लिए नहीं था। समझ रहे हैं, ये किसके इंटरेस्ट के लिए बनाया गया था, कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए। मतलब ये जो इंडियन लोग थे इनको ध्यान में नहीं रखा गया था। ये नहीं था कि इंडियन लोगों को ये फैसिलिटी अच्छा मिले, इंडियन लोगों का जो कम्युनिकेशन हो अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, रोड्स अच्छा मिले, वो इंटरेस्ट नहीं था। इनका इंटरेस्ट केवल क्या था, कॉलोनियल इंटरेस्ट। अब जैसे क्या था, जैसे कि देखिए, रोड्स को क्यों बनाया गया था, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनको अच्छा हो। जैसे मान लीजिए, जो अगर सेंट्रल इंडिया में अगर एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, अब उनको वहाँ से सामान ढोकर ले जाना है मुंबई पोर्ट पे या कलकत्ता पोर्ट पे, तो कैसे ले जाया जाएगा। तो उसके लिए रेलवे लाइन बिछाया गया था, रेलवे चलाया गया था, ताकि टाइम भी कम लगे और लार्ज वॉल्यूम में गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। फिर रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वही देखिए यहाँ पे, द रोड्स वी बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी within the India and for drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or the port to the send these England or other foreign lands। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो किसको मोबिलाइज करने के लिए, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए। क्योंकि देखिए 1857 में जो रिवॉल्ट के दौरान
जो फेलियर रहा था शुरुआती दौर में अंग्रेजों का, ब्रिटिश रूल उसमें हार गया था, मतलब शुरुआती दौर में। फिर बाद में तो 1857 के रिवॉल्ट में उन्होंने जीत हासिल किया, जो भी रिवॉल्ट हो रहे थे वो सबको सप्रेस किया। तो इसमें लेट क्यों लगा उन लोगों को? इसीलिए क्योंकि वो लोग आर्मी को जल्दी से मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे, जैसे आर्मी को भेजने में देरी हो रहा था। इसके लिए रोड बनाया गया। दूसरा किसके लिए? फॉर ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल्स थे उनको कंट्री साइड से, मतलब देहात जो क्षेत्र था, जो गांव वाला क्षेत्र था, वहां से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे या नियरेस्ट पोर्ट पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो बाहर के देशों में भेजा जाता था गुड्स, पोर्ट के माध्यम से, समुद्री जहाज के माध्यम से। तो बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, गांव से बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन का रोड ये सब बनाया गया था। फिर आगे देखिए, द रेलवेज हेल्प्ड इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और इसके कारण, रेलवे के कारण क्या हुआ? एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ। आप याद कीजिए, सबसे पहला ट्रेन जो है आपका मुंबई से थाने 1853 में चलाया गया था। इससे एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर काफी अफेक्ट हुआ, एडवर्सली अफेक्टेड टू द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। कहने का मतलब कि जो इकोनॉमी था हमारा, जो विलेज इकोनॉमी, बोला जाता था कि पहले हर गांव अपने आप में इंडिपेंडेंट था, मतलब किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था। गांव में हर चीज का प्रोडक्शन होता था। बोला जाता था केवल नमक और जो कपड़ा है इसके लिए ही दूसरे एरियाज पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। बाकी फूड ग्रेन्स ओवरऑल हर जगह पे जो वहाँ का बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अपने गांव में ही लोग प्रोड्यूस करते थे। एक तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था हमारा, सेल्फ सफिशिएंस इकोनॉमी था। लेकिन ये रेलवे के कारण क्या हुआ कि अब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे, जैसे देखिए यहाँ पे मैप में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक कंट्री साइड बीच में कोई एरिया, सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ से कलकत्ता पोर्ट है, यहाँ पे मुंबई पोर्ट हो गया। अब यहाँ से सामान लाना है, ठीक है, तो सामान लाने के लिए यहाँ यहाँ पे आप चेन्नई पोर्ट हो गया। तो कहने का मतलब कि सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड रेलवे बनाया गया था, ठीक है। इनसे कोई इंडियन को बेनिफिट नहीं था, वो लोग अपना। अब इससे क्या हुआ कि कम समय में और लार्ज वॉल्यूम में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, समझ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने लगा और यहाँ से फिर इंग्लैंड भेजा जाता था, फॉरेन कंट्रीज में। फिर और देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, और फाइनली जो टेलीग्राफ का जो आपका जो इंट्रोडक्शन किया गया, टेलीग्राफ लाया गया, इससे और कम्युनिकेशन सिस्टम और क्या हुआ? तेजी हुआ। इससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आसानी हुआ। इट मीन्स कि जैसे कहीं पे भी सूचना जो होता है, अभी आज के समय में आप देखते होंगे बहुत सारे जो अलग अलग जो पुलिस स्टेशन होता है, जो पेट्रोलिंग पे पुलिस लोग होते हैं, तो सबके पास एक आप देखे होंगे सैटेलाइट फोन होता है। उससे क्या होता है कि कोई एक जगह भी घटना होता है उस पर बोल दिया जाता है, तो जितने भी उस एरिया में है वो सारे लोगों के पास न्यूज चला जाता है। तो उसी तरह से टेलीग्राफ सिस्टम जो कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। अब जैसे 1857 के रिवॉल्ट में मेरठ में मान लीजिए रिवॉल्ट हुआ, सैनिकों ने रिवॉल्ट किया था, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम है रहता तो तुरंत वहां से क्या करता, लोग इन्फॉर्म कर देता दूसरे यूनिट को, वहां से तुरंत आर्मी चल देता। इस तरह से जो टेलीग्राफ सिस्टम को लॉन्च किया गया, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह से मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन बनाने के लिए ये सब, तो जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, चाहे रोड का, रेलवे का, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया आपका, पोर्ट वगैरह बनाया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीग्राफ वगैरह, ये सारा जो चीज लाया गया कॉलोनियल रूल के दौरान, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन डेवलपमेंट दोज वे आर नॉट फॉर द इंडियन पीपल, वो लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ताकि गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने लाया था। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को क्या किया, लूटा था। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से जो किसान लोग हैं बेचारे, ये अभी भी एकदम ज्यादातर बेचारा हल बैल लिए, ये सब सैनिक हैं आपका। देखिए यहाँ पे जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहला पॉइंट क्या था, देखिए सबसे पहला पॉइंट हम बताए थे कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए रोड सब बनाया गया था। फिर देखिए यहाँ पे टेलीग्राफ सिस्टम हो गया आपका, किस तरह से यहाँ पे मशीन है लगा हुआ, इससे आपका ये निकाल कर पढ़ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है। फिर देख रहे हैं किस तरह से सीपोर्ट एरिया को एस्टेब्लिश किया गया, कितना सामान वगैरह लाकर यहाँ पे रखा जा रहा है। इस तरह से आपको अलग अलग चीजों पे
देखिए किस तरह से पहले ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था, आप देखिए इस तरह से बैलगाड़ी पे लाद के, और इसको भी बैलगाड़ी भी नहीं है, आदमी के द्वारा ही इसको ढोया जा रहा है। अब सोचिए कि इंसानों का कंडीशन कैसा बेकार था कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे। इंसानों को जानवरों की तरह बिहेव करवाया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो इससे कुछ छुटकारा मिला। अब कम एरिया में देखिए, आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम भी कम है गुड्स का और टाइम टेकिंग है। अब रेलवे आ गया तो लार्ज वॉल्यूम और टाइम भी कम लगेगा, तुरंत ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तेजी हो गया, जिससे अब ज्यादा से ज्यादा सामान को अंग्रेज लोग अपने यहाँ ले जाएंगे भारत से। तो ये सब है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज, ये रेलवे का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट्स ऑफ रेलवे पढ़ेंगे, ताकि रेलवे जो लाया गया इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, ठीक है। सबसे मेन प्रभाव मैंने क्या बताया कि जो गुड्स का जो प्रोडक्शन होता था विद इन कंट्री साइड, जो देहात क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, वहां से ट्रांसपोर्ट करके और पोर्ट एरियाज में, जहाँ पे सी पोर्ट है, जहाँ से वो लोग जहाज में भर के अपने देश में ले जाएगा, तो ले जाने में उन लोग को सुविधा हो, टाइम कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा सामान, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज, रेलवे का इफेक्ट देखेंगे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवेज इन इंडिया इन 1850, 1850 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हालांकि जो पहला ट्रेन कब चला था, 1853 में, मुंबई से थाने में। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, इट अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन रेलवेज इन मेनी वेज। अब किस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, देखें। It enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers। अब सबसे पहला जो इसका इफेक्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए सबसे मेन हुआ क्या कि देखिए, अब जैसे भारत का आप मैप देखते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये मैप है। अब ये जो इधर हो गया आपका साउथ इंडिया, यहाँ नॉर्थ इंडिया है, इधर आपका वेस्ट है, इधर क्या है, ईस्ट है। अब ये जो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का ये जो दूरी है, ठीक ना, ये जो जियोग्राफिकल जो बैरियर था, कल्चरल बैरियर, कि साउथ इंडिया का अलग कल्चर है, नॉर्थ इंडिया का अलग कल्चर, ईस्ट इंडिया का अलग, वेस्ट का अलग, ये सब खत्म हो गया। क्योंकि अब पीपल जो थे अब ट्रेवल करने लगे, क्योंकि ट्रेवलिंग अब आसान हो गया। पहले पैदल जाते थे, समझ रहे हैं, अब ट्रेवलिंग आसान हो गया। अब आसानी से जो रेलवे चलने के कारण एक जगह से दूसरे जगह लोग जाने लगे। तो ये जो कल्चरल बैरियर, जो जियोग्राफिकल जो बैरियर था, ये समाप्त हो गया आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड देयर बाई ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। इट हेल्प्ड इन इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। अब इसके कारण देखिए भारत का इंटीग्रेशन भी हुआ, भारत जो एकजुट हुआ। ऐसे जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉर्थ इंडिया जो साउथ इंडिया का जो ये ट्रेड बैरियर्स है आपका, ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो एक मिलते जुलते नहीं थे, क्योंकि पहले ट्रेवलिंग बहुत कम होता था, ठीक है। अब ट्रेवलिंग कम होगा तो लोग ट्रेवल नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से मिलते नहीं थे। तो जो एसिमिलेशन है, जो एक एक्सपोजर, जो एक जगह से दूसरे जगह जो लोग जाके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, अब इसके कारण हमारा पूरा इंडिया का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इट फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर which adversely affected to the self sufficiency of the village economies in India। और इस ए लाइन को हम लोग चर्चा कर लिए कि इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर है इसका क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन होता है, और ये बुरी तरह से हमारे इकोनॉमिक को प्रभावित करता है, खास करके गांव की अर्थव्यवस्था को, ठीक है। फिर आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड अनडाउटली एक्सपेंडेड। और इससे जो वॉल्यूम है इंडियाज एक्सपोर्ट का, मतलब पहले, अब बात को समझ रहे हैं कि पहले क्या होता था कि अगर गांव से अगर अंग्रेज लोग को अपने यहाँ अनाज ले जाना है तो पहले गांव से कहाँ लाएंगे, जहाँ सी के किनारे सी पोर्ट पे, बंदरगाह पे, और फिर वहां से जहाज में भर के ले जाएंगे। तो पहले मान लीजिए बैलगाड़ी से फिजिकली उसको लाया जाता था, मैनुअली। अब क्या हो गया, अब रेलवे के कारण अब टाइम भी कम लगेगा और वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण ओवरऑल जो ट्रेड था आपका, ट्रेड का वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ गया। इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपका क्रिएट हुआ था। और किस तरह से आप देखिए यहाँ पे इमेज आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रेन है, किस तरह से लोग एकदम छत पे भी बैठे हुए हैं, ऊपर में पूरा एकदम सभी जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ट्रेवलिंग आसान हो गया था, लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहे थे आसानी से, ठीक है। तो ये सब सारा चीज जैसा कि आप इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए इंजन है, किस तरह से इंजन पे भी लोग बैठे हुए हैं। अब उस टाइम का है, पुराने जमाने का,
अभी तो नहीं बैठ सकते, अभी तो इलेक्ट्रिक है, ऊपर में आप करंट लग सकता है। पहले देखिए कोयला से चलता था, किस तरह से लोग पूरा बैठे हुए हैं एकदम। तो अब देखिए, अभी इसमें हम लोग दो चीज को डिस्कस करेंगे, एक है आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और एक है निगेटिव कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और निगेटिव कंट्रीब्यूशन दोनों को हम लोग देखेंगे कि दोनों को रेलवे का एग्जाम में आपसे मान लीजिए पूछ भी दिया जा सकता है। देखिए सॉरी, इसको देखिए, इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और क्या है निगेटिव कंट्रीब्यूशन। इसमें देखिए बेसिकली क्या, दे इंट्रोड्यूस द रेलवे सिस्टम, दे डेवलप द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब इससे हम लोग को क्या हुआ देखिए यहाँ पे, ठीक है, द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वाज established by Britishers. They formed the Imperial Bank of India till the establishment of the Reserve Bank of India 1935. The Imperial Bank served as the government banker and also managed its public debt. अब यहाँ पे देखिए पर कैपिटा इनकम वाज लो, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, देयर वाज नो कैपिटल गुड्स एंड। अब देखिए इसमें कुछ कुछ आपका यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बताया आपका कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था कि दे इंट्रोड्यूस द रेलवे सिस्टम, दे डेवलप द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब तो लाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निगेटिव इम्पैक्ट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और चैलेंजेज क्या था उस समय का। देखिए अब यहाँ पे आपका ये ठीक है, देखिए यहाँ पे अब निगेटिव इम्पैक्ट क्या था, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं निगेटिव इम्पैक्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। चैलेंजेस क्या था, तो सबसे पहला चैलेंज क्या था हमारे सामने, पर कैपिटा इनकम वाज लो। जो पर कैपिटा इनकम था ये काफी ज्यादा कम था। पर कैपिटा इनकम समझ रहे हैं, प्रति व्यक्ति है। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। फिर और देखिए द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसको मॉडर्नाइजेशन का जरूरत था, डाइवर्सिफिकेशन का जरूरत था। मॉडर्नाइजेशन इट मीन्स कि नए नए मशीन्स का यूज करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना जरूरी था। डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि पहले कॉटन और जूट बस इसी में आपका इंडस्ट्री था, तो इसको डाइवर्सिफाई करना जरूरी था। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। They developed irrigation works. The agricultural sector was saddled with the surplus labor and extremely low productivity. और कहने का मतलब कि ओवरऑल कि कुछ आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी था। रेलवे को लाने से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया था, जैसे आप बिहार में देखेंगे सोन नदी पे काफी ज्यादा मतलब सोन नदी परियोजना शुरू करवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण बहुत सारा नहर निकाला गया। तो आपका जो बहुत सारा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ पे बहुत सारे कैनाल निकाला गया, जिसके कारण इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा हुआ। तो आज के समय में जैसे सासाराम जो एरिया है वो चावल का कटोरा उसे बोला जाता है बिहार का, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है। किसके कारण? सोन नदी से बहुत सारा नहर निकाला गया है, तो इरिगेशन फैसिलिटी बेहतर हुआ। तो अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। इस तरह से बहुत सारा चीज़ ओवरऑल हम लोग देखते हैं। कंक्लूजन, after finishing the chapter, students will come to know that the social and economic challenges before the country were enormous। और कंक्लूजन यही है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आज़ादी के समय तक, आज़ादी के पहले की इकोनॉमी के बारे में हमने देखा कि किस तरह का अर्थव्यवस्था था, एग्रीकल्चर का कंडीशन क्या था, इंडस्ट्री का कंडीशन क्या था, ट्रेड का कंडीशन क्या था। मतलब ओवरऑल अंग्रेजों ने किस तरह से भारत को बर्बाद किया। ठीक है, कि मतलब हम लोग शुरुआती दौर में अंग्रेज जब आए थे उस समय भारत का अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, और अंग्रेज जब छोड़ के गए उस समय भारत का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका था। यही सब हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं ओवरऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।